रविवार की सुबह थी। करनाल की उमस भरी गर्मी के बाद अक्टूबर के इस हफ्ते में सुबह सुबह हल्की गुलाबी ठंडक ने दस्तक दी थी। डॉक्टर रूपाली के घर की रसोई से अदरक वाली चाय और आटे के हलवे की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। पिछले 6 महीनों से रूपाली के दिन और रात का कोई ठिकाना नहीं था। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड, रात भर चलने वाले ऑपरेशंस, वेंटिलेटर की बीप और तीमारदारों की रोती बिलखती आवाजें, यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। पर आज की सुबह अलग थी। आज उनके फोन का वर्क प्रोफाइल साइलेंट पर था। मम्मा, ओ मम्मा, मेरी ब्लैक वाली कैप कहाँ है? पापा कह रहे हैं कि पहाड़ियों पर तेज धूप होती है। 6 साल का सहज अपने छोटे छोटे नंगे पैरों से फर्श थपथपाता हुआ रसोई में भागा। रूपाली ने उसे झुककर गोद में उठा लिया और उसके गाल चूमते हुए बोली, सहज, मम्मी की जान, आपकी कैप उस बड़े वाले बैग में है और जरा पापा से कहो कि वो नाश्ते की टोकरी गाड़ी में रख दें। तभी 9 साल की शीना, जो अपने बालों की 2 चोटियां गूंथने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मुंह फुलाकर आई। मम्मा, आप सच में चल रही हो ना? पिछली बार भी कार स्टार्ट हो गई थी और अस्पताल से कॉल आ गया था। मैं इस बार रो दूंगी अगर आप रुकी तो। पीछे से ऋतिक हाथ में पानी की बोतलें लिए हुए दाखिल हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए शीना के सिर पर हाथ रखा और रूपाली की आंखों में देखते हुए चुटकी ली। अरे शीना, आज तुम्हारी मम्मा को रोकने की हिम्मत अस्पताल के डायरेक्टर में भी नहीं है। आज मैंने इनका फोन खुद अलमारी में लॉक कर दिया है। आज ये कोई सर्जन या डॉक्टर नहीं है, आज ये सिर्फ मम्मी और मेरी पत्नी है। रूपाली के माता पिता, जो पिछले कुछ दिनों से उन्हीं के साथ रह रहे थे, लिविंग रूम से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। पिताजी ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, बेटा, ज्यादा देर मत करो, पहाड़ों का रास्ता है, दोपहर ढलने से पहले पहुंच जाओगे तो बच्चे अच्छे से खेल पाएंगे। माँ ने पराठों के डिब्बों को पैक करते हुए कहा, हाँ रूपाली, देख सब सामान रख लिया है ना? दवाइयाँ, बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े। तू तो डॉक्टर है, तुझसे क्या कहना, पर माँ का दिल है ना, माने बिना रहता नहीं। रूपाली ने एक गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर देखा, जहाँ सुबह की गुनगुनी धूप पेड़ों की पत्तियों को छूकर छन रही थी। उनके भीतर महीनों की थकान के बाद एक असीम शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बरसों बाद खुलकर सांस ले रही हो। कार करनाल की सीमाओं को पार कर चंडीगढ़ शिमला हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे कार ऊंचाई की तरफ जा रही थी, मैदानी इलाकों का प्रदूषण पीछे छूट रहा था और चीड़ के पेड़ों की ठंडी सौंधी महक हवा में घुलने लगी थी। ऋतिक ड्राइविंग सीट पर थे। उनके ठीक बगल में आगे की सीट पर रूपाली के पिताजी बैठे थे, ताकि उनके घुटनों को आराम रहे। वह बड़े चाव से बाहर के बदलते नज़ारों को देख रहे थे। रूपाली पीछे की सीट पर माँ और दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। खिड़की से बाहर अपना हाथ निकालकर वह ठंडी हवा को उंगलियों के बीच महसूस कर रही थी। ऋतिक ने शीशे से पीछे देखा और कहा, तो डॉक्टर साहिबा, कैसा लग रहा है हॉस्पिटल की दीवारों से बाहर? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान दूर हो गई है। मुझे याद ही नहीं था कि आसमान इतना नीला और साफ भी होता है। रूपाली ने बच्चों को अपनी बाहों में भींचते हुए कहा। आगे की सीट से पिताजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, तू तो दिन रात मरीजों में खोई रहती है। देख, आज ऋतिक ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। फिर ऋतिक की तरफ देखकर उन्होंने कहा, बेटा, गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, आगे चढ़ाई है और तीखा मोड़ भी है। बिल्कुल बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा और कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। किशोर कुमार की आवाज कार के भीतर गूंज उठी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। बच्चे तालियां बजा रहे थे। नानी पीछे की सीट पर बैठी बच्चों को प्यार से निहार रही थी।
रास्ते में एक जगह कार रोकी गई। सड़क के किनारे गहरी खाई और सामने पहाड़ों की चोटियां दिख रही थी। वहां सबने चाय पी। भुट्टे वाले से गर्मा गर्म भुट्टा खरीद कर खाया। नींबू और काले नमक की महक ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। दोपहर करीब 1 बजे वे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। ये मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर चीड़ के घने जंगलों के बीच एक शांत पठार जैसा इलाका था। हरी भरी घास, दूर बहते झरने की हल्की आवाज और चिड़ियों की चहचहाट। दोपहर हंसते खेलते, तस्वीरें खींचते और पुरानी यादों को ताजा करते हुए बीत गई। रूपाली को लगा कि शायद जिंदगी इसी का नाम है। शाम के करीब 4 बज रहे थे। पहाड़ों में शाम जल्दी ढलती है। सूरज की किरणें अब पीली से नारंगी होने लगी थी और वादियों में एक ठंडी धुंध तैरने लगी थी। चलो बच्चों, अब बैग समेटो, अंधेरा होने से पहले नीचे उतरना है। आगे की सीट पर बैठने के लिए बढ़ते हुए पिताजी ने अपनी घड़ी देखकर कहा। बच्चे थक चुके थे, इसलिए वे चुपचाप जाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गए। माँ भी पीछे बच्चों के साथ बैठ गईं। पिताजी आगे ऋतिक के बगल वाली सीट पर बैठ गए। रूपाली गाड़ी से बाहर खड़ी थी और ऋतिक को कार को बैक करके मोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो गाइड कर रही थी। जिस जगह कार खड़ी थी वहां रास्ता थोड़ा संकरा था और बाईं तरफ एक तीखी गहरी पथरीली ढलान थी जो सीधे नीचे खाई में जाती थी। रूपाली कार के पीछे खड़ी होकर हाथ से इशारा कर रही थी। हाँ, थोड़ा और पीछे लो, धीरे। हाँ, अभी जगह है। स्टीयरिंग को दाईं तरफ घुमाओ। बस बस बस, रुकना। तभी कुछ हुआ। शायद सूखी पत्तियों की वजह से टायर फिसल गए, या ब्रेक ने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया, या फिर ढीली मिट्टी धंस गई। कार अचानक एक झटके के साथ पीछे की तरफ तेजी से सरकने लगी। ऋतिक, ब्रेक लगाओ ऋतिक! रूपाली जोर से चिल्लाई। ऋतिक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। कार के पिछले टायर हवा में लहराए। खिड़की से दोनों बच्चों और माता पिता के डरे हुए चेहरे रूपाली ने साफ देखे। रूपाली! ऋतिक की आखिरी आवाज गूंजी और अगले ही पल एक भारी गड़गड़ाहट हुई। वह सफेद कार उनकी आंखों के सामने पलटती हुई, पत्थरों से टकराती हुई 100 मीटर गहरी खाई में विलीन हो गई। और फिर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो पूरी कायनात को बहरा कर दे। रूपाली अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। क्या वो कोई बुरा सपना देख रही है? भगवान करे ये सपना ही हो। तब तक आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए रूपाली की मदद करने। वह बिना कुछ सोचे समझे, कांटों और नुकीले पत्थरों की परवाह किए बिना पागलों की तरह चिल्लाते हुए खाई की तरफ भागी। वह कांपते कदमों से मलबे की तरफ बढ़ी। ऋतिक ड्राइविंग सीट पर ही आगे की ओर झुके हुए थे, मानो थकावट में सो गए हों। रूपाली ने जैसे ही उनकी कलाई पर उंगलियां रखी, वहां सिर्फ एक बर्फीला सन्नाटा था। ठीक उनके बगल वाली आगे की सीट पर पिताजी और पीछे की सीट पर माँ, दोनों अचल बैठे थे, जैसे जीवन भर साथ रहे और एक ही पल में विदा हो गए। और उनका मासूम बेटा कार से कुछ दूर हरी घास पर गिरा हुआ था। उसकी वह ब्लैक कैप थोड़ी दूर छिटक गई थी। उसकी आंखें आसमान की तरफ खुली थी, मानो वह बादलों में अपनी पतंग ढूंढ रहा हो। लेकिन उन आंखों की पुतलियां पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर हूं ना, मैं सबको ठीक कर दूंगी। वह पागलों की तरफ सबको छू रही थी। तभी उन्हें एक बेहद हल्की करहाने की आवाज सुनाई दी। मम्मा, माँ। ये उनकी बेटी थी। कार से कुछ दूर एक झाड़ी के पास गिरी हुई थी। रूपाली घुटनों के बल रेंगती हुई उसके पास पहुंची। बिटिया की सांसें बहुत तेज और उखड़ी हुई चल रही थी। उसने तुरंत अपनी बेटी का सिर अपनी गोद में उठा लिया। एक माँ का दिल जोर से धड़का।
मेरी बच्ची जिंदा है। लेकिन अगले ही पल उनके भीतर की डॉक्टर जाग गई। डॉक्टर की उंगलियों ने जब अपनी बेटी की नब्ज छुई, जब उसकी आंखों की पुतलियों को देखा और जब आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग के लक्षणों को पहचाना, तो उनके पैर तले की जमीन खिसक गई। शीना का क्लिनिकल स्टेटस कह रहा था कि उसके पास बमुश्किल कुछ मिनट बचे हैं। रूपाली के सामने एक भयानक द्वंद्व था। क्या वह अपनी तड़पती हुई बेटी को अकेला छोड़कर ऊपर सड़क पर मदद मांगने भागे? लेकिन अगर वह गई तो शीना आखिरी पलों में अकेली रह जाएगी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने अपनी बच्ची को सीने से भींच लिया। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मम्मा यही है। कुछ ही पलों में शीना का वह छोटा सा हाथ जो रूपाली की साड़ी को पकड़े हुए था, धीरे से ढीला पड़ गया। उसकी सांसें थम गई। इस हादसे को बीते कई साल हो गए हैं। रूपाली अब भी उसी शहर में रहती है। उनके परिवार के अन्य रिश्तेदार जैसे उनके भाई और चाची का परिवार उसी एक बड़े कम्युनिटी परिसर में अलग अलग घरों में रहते हैं। वे उसका बहुत ध्यान रखते हैं। परंतु रातें आज भी सबसे मुश्किल होती हैं। जब वे अस्पताल की ड्यूटी खत्म करके अपने बड़े से खाली घर में लौटती हैं तो सन्नाटा उन्हें काटने को दौड़ता है। उन्होंने बच्चों के कमरे को आज भी वैसा ही रखा है। बेटे के खिलौने, शीना की ड्राइंग बुक, अलमारी में ऋतिक के कपड़े सब वैसे ही हैं। परिसर में रहने वाले उनके रिश्तेदार इस मौन को समझते हैं। वे जानते हैं कि सांत्वना के शब्द इस घाव को और हरा कर देंगे। इसलिए अक्सर शाम ढलते ही चाची या भाभी दबे पांव आती हैं, कमरे के दरवाजे की ओट में चाय की गर्म प्याली और बिस्कुट रख देती है और बिना कोई आहट किए, बिना कुछ बोले वापस लौट जाती हैं। कभी कभी तो वह चाय ठंडी होकर वहीं रखी रहती है, लेकिन वह ठंडी प्याली भी रूपाली को ये एहसास करा जाती है कि इस सन्नाटे में भी कोई उनका अपना उनके साथ खड़ा है। रूपाली ने अब ये तय किया कि वह इस दर्द के आगे घुटने नहीं टेकेंगी। वह अक्सर सोचती कि अगर आज ऋतिक यहाँ होते तो क्या वह मुझे इस तरह रोते हुए देखना पसंद करते। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उन्होंने दोबारा अस्पताल जाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी। वह एक बेहद संवेदनशील इंसान बन चुकी थी जो मरीज के पूरे परिवार के दर्द को समझती थी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से सहज शीना मेमोरियल फाउंडेशन की शुरुआत की। अब हर साल 15 अक्टूबर को वह अनाथ आश्रम के बच्चों के बीच होती है, किसी गरीब मरीज के इलाज का खर्च उठाती हैं। एक बार अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने उनसे पूछा, मैम, आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई, फिर भी आप हर दिन इतनी हिम्मत के साथ अस्पताल कैसे आ पाती हैं? आप इतनी बहादुर कैसे हैं? रूपाली ने एक मध्यम और गरिमामयी मुस्कान के साथ कहा, दीपेश, लोगों को लगता है कि बहादुरी का मतलब दिल में दर्द का ना होना है, पर ऐसा नहीं है। दर्द रोज सुबह मेरे साथ जागता है। बहादुरी का मतलब है कि आपका दिल अंदर से पूरी तरह टूटा हो, आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन फिर भी आप अपने आंसुओं को पोंछकर खड़े होते हैं और किसी और के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। मैं अपने परिवार को वापस नहीं ला सकती, लेकिन जब मैं किसी और के बच्चे की जान बचाती हूँ और उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी शीना और मेरा सहज उसी मुस्कान में कहीं जिंदा है। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए डॉक्टर रूपाली के चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। धूप अब भी पेड़ों से छनकर आ रही थी, पर इस बार वह धूप उनके अतीत के कोहरे को चीरकर उनके भविष्य को रोशन कर रही थी। जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है,
लेकिन विपरीत परिस्थितियों में टूटकर बिखरने के बजाय खुद को समेटना और अपने व्यक्तिगत दुख को दूसरों की सेवा में बदल देना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बहादुरी दर्द की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि उस दर्द के साथ दूसरों के जीवन में उजाला करने का साहस है। तो ये तो थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।